स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के निर्धारक के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में। समाज मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर ऐसे निर्धारक या ऐसे कुछ कारकों को बताया है जो यह निर्धारित करते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद कर रहा है और क्यों किसी अन्य व्यक्ति को नापसंद कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कि कौन से ऐसे कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पसंद करेगा या नापसंद करेगा। यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 ऐसे निर्धारक बताए गए हैं जो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण को प्रभावित करते हैं। पहला है आंतरिक निर्धारक, इंटरनल डिटर्मिनेंट्स, बाह्य निर्धारक, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, और तीसरा है अंतःक्रियात्मक निर्धारक या इंटरैक्टिव डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक निर्धारक की। आंतरिक निर्धारक यानी जो व्यक्ति के अंदर ऐसे कुछ गुण या ऐसे कुछ कारक जो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि अभिप्रेरण जैसे मोटिवेशन हुआ या भाव यानी फीलिंग्स हुआ या संवेग जिसे हम इमोशंस कहते हैं, ये सभी ऐसे कारक होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति की पसंदगी और नापसंदगी यानी लाइकिंग और डिसलाइकिंग प्रभावित होती है। अब इनके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक भी आते हैं। आंतरिक निर्धारक को हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्धारक में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है संबंध आवश्यकता। यहाँ पर बाल्डविन ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि मानव शिशु में जन्म से ही दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की एक अभिप्रेरणा होती है और इसके कारण व्यक्ति एक उत्तम अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाकर रख पाता है। जैसे हम सभी बचपन से ही दूसरों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं और हमें दूसरों का साथ अच्छा लगता है। इसीलिए जो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण है वह नीड ऑफ एफिलिएशन द्वारा भी प्रभावित होता है, क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि जो उसके प्रति हमारी थिंकिंग है वह पॉजिटिव है, तभी वह अच्छा लग रहा है। और यदि सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं पसंद आता है तो यानी जो उसके लिए हमारी थिंकिंग है वह कैसी है, वह एक निगेटिव थिंकिंग है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति में यह संबंध आवश्यकता से अधिक होता है उसे दूसरे के प्रति अंतर्वैयक्तिक आकर्षण भी अधिक होता है। यानी जिसके अंदर जो नीड ऑफ एफिलिएशन है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ एक रिलेशन में रहना चाहते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बहुत से फ्रेंड होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 1-2 फ्रेंड होते हैं या नाम मात्र के फ्रेंड कह सकते हैं कि उनके सिर्फ नाम मात्र के ही फ्रेंड होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नीड ऑफ एफिलिएशन है अगर वह बहुत अधिक मात्रा में है तो व्यक्ति में अंतर्वैयक्तिक आकर्षण भी बहुत अधिक होगा और वह बहुत से लोगों के साथ दोस्ती करना चाहेगा, उनसे रिलेशन बनाना चाहेगा और उनके साथ रहना चाहेगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर भाव। बैरी, हॉन्सेन और फोरगॉस ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि व्यक्ति का सांवेगिक या भावात्मक अवस्था, जो व्यक्ति की सांवेगिक और भावात्मक अवस्था होती है, जैसे खुशी हुआ, उदासी हुआ, डर हुआ, इन सभी द्वारा व्यक्ति के जो डिसीजन मेकिंग है वह तो प्रभावित होती है, मतलब व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता है वह भी प्रभावित होती है और इसके साथ साथ उसका जो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण है वह भी प्रभावित होता है। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनके परिणाम बाद में दुखदाई होते हैं, या कई बार ऐसे लोगों के साथ
हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं जो बाद में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे भाव हैं उनकी वजह से हमारा डिसीजन भी प्रभावित हो रहा है, और हमारा जो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण है, यानी जो दूसरा व्यक्ति है उसको हम पसंद करने लगते हैं, क्योंकि हम खुश हैं तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा है पर्सन, फ्रेंडशिप कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि हमें पता चलता है कि नहीं, ये पर्सन नहीं अच्छा था, और ये तो बहुत चालाक टाइप का है, या तो ये तो केवल हमारा यूज़ कर रहा है। इसी प्रकार जब हम बहुत ज़्यादा डर या चिंता की स्थिति में होते हैं, तभी भी हमारा निर्णय जो लेने की क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है, और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसमें आगे देखें तो ग्रिफिथ और गॉक्स ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि धनात्मक संवेग एवं भाव जैसे सुख की अनुभूति आदि उत्पन्न होने पर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है। यहाँ पर बता रहे कि अगर हमारे अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर एक धनात्मक भाव है तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, और अगर उसके प्रति हमारे अंदर कष्टकर संवेग या भाव या डिप्रेशन उत्पन्न होता है तो उस टाइम पर हमारे आकर्षण में कमी आ जाती है। यहाँ पर बात हो गई अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के व्यक्तिगत निर्धारक की। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे बाह्य निर्धारक हैं जो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला है शारीरिक आकर्षणता, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। आजकल जो ट्रेंड है उसमें तो ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप होती है या जो भी रिलेशन बनते हैं वह फिजिकल अट्रैक्शन को ही देखकर बन जाते हैं, कि अगर व्यक्ति देखने में अच्छा है, सुंदर दिख रहा है और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो सामने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामान्यतः यह कहा जाता है कि सुंदर चेहरे को प्रशस्ति पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। सुंदर चेहरा स्वयं एक प्रशस्ति पत्र है। सुंदर रूप वाले व्यक्ति को देखते ही अधिकतर लोग उस व्यक्ति को अधिक समायोजित, सद्गुणी तथा प्रतिभा वाला मानते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई सुंदर व्यक्ति है, मतलब उसके अंदर जो फिजिकल उसका अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो उसकी फिजिकल ब्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो फिजिकली बहुत सुंदर है, तो यह समझा जाता है कि वह टैलेंटेड होगा, वह पढ़ने में अच्छा होगा, और इसके साथ साथ उसमें सद्गुण होंगे, और वह प्रतिभा संपन्न होगा, और उसके प्रति लोग आकर्षित भी हो जाते हैं। यहाँ पर एक अन्य रिसर्च में अंबरसन और ह्यूग्स ने बताया कि जो शारीरिक आकर्षणता का संबंध है वह कुछ खास चरों के साथ, जैसे शैक्षिक उपलब्धि हो गई, व्यवसायिक प्रतिष्ठा हो गई, आय हो गया तथा मानसिक स्वास्थ्य हो गया, इनके साथ पॉजिटिव होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बाह्य रूप में बहुत ही सुंदर है, उसका शरीर बहुत ही आकर्षक है, तो ये जो चर बताए गए, ये जो क्वालिटीज़ बताई गई, ये हमें उसके अंदर दिखाई देती है कि हाँ, अगर वो सुंदर है तो उसके अंदर ये भी क्वालिटी होगी कि वह शैक्षिक रूप से पढ़ा लिखा होगा, वेल एजुकेटेड होगा, इसके साथ साथ उसकी अच्छी इनकम होगी, और उसका बिजनेस होगा अच्छा, या जो उसकी सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा है वो काफ़ी अच्छी होगी। और यहाँ पर कुछ अन्य अध्ययनों में यह भी बताया गया कि जो शारीरिक आकर्षण है वह अपोजिट जेंडर के प्रति काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें काफ़ी अहमियत भी रखती है। अगर एक लड़का है और वह देख रहा है कि एक सुंदर लड़की है तो वह उसके प्रति काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, या अगर एक लड़की है और वह देख दे कि एक लड़का है बहुत ही सुंदर है, दिखने में अच्छा है, तो वह भी उस लड़के के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं अंतःक्रियात्मक कारक या इंटरैक्टिव फैक्टर्स के बारे में। इसके अंतर्गत उन कारकों को रखा जाता है जो प्रत्यक्षणकर्ता तथा लक्ष्य व्यक्ति दोनों से संबंधित होते हैं, तथा दोनों इसके आधार पर एक दूसरे के प्रति अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ पर कुछ कारक बताए गए जो इंटरैक्टिव फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं।
जैसे समानता। दो व्यक्तियों में परस्पर आकर्षण होने का एक मुख्य कारण या एक मुख्य आधार दोनों के बीच समानता होती है। अब वह समानता कैसे होगी? तो वह समानता मनोवृत्ति की भी समानता हो सकती है, जैसे जो उन दोनों के विचार हैं, जो उन दोनों की मनोदशाएं हैं, वह अगर एक समान है तो वह एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। या व्यक्तित्व की समानता, इनको हम, और तीसरा है व्यवहारगत समानता। तो तीनों को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोवृत्ति की समानता की। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति उन व्यक्तियों के प्रति अधिक आकर्षित होता है जिनकी मनोवृत्ति उसके मनोवृत्ति के समान है। यानी अगर दो व्यक्तियों की सोच आपस में मिल रही है तो वह दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। यहाँ पर जैसे काप्लान और एंडरसन ने अपने अध्ययन में बताया कि कॉलेज छात्रों में एक दूसरे के प्रति उस परिस्थिति में आकर्षण अधिक हो जाता है जब उनकी मनोवृत्ति किसी एक विषय या घटना के प्रति समान होती है। जैसे अगर दो स्टूडेंट हैं और दोनों एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और दोनों का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो जो उनके बीच में एक अंतर्वैयक्तिक आकर्षण है वह बढ़ जाएगा। वह दोनों और ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। दूसरा कारक है यहाँ पर व्यक्तित्व की समानता, पर्सनालिटी सिमिलैरिटी। समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह दिखलाया कि अधिकांश लोग अपने व्यक्तित्वशील गुणों के समान शील गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। यानी अगर सामने वाले की पर्सनालिटी हमारी पर्सनालिटी से मैच करती है तो हम उससे पसंद करेंगे और उसके साथ रहना पसंद करेंगे, उसके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे और हमारे बीच का जो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण है वह बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर व्यवहारगत समानता। किसी परिस्थिति में एक ही समान व्यवहार करने वाले व्यक्तियों में परस्पर आकर्षणता अधिक होती है। जैसे अगर दो छोटे बच्चे हैं और दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, दोनों खिलौनों से खेल रहे हैं, तो दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। या अगर दो व्यक्ति ऐसे हैं जो ऑफिस में साथ में काम करते हैं, तो साथ में काम करते करते भी कई बार उनके बीच में जो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण है वह बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी घनिष्ठ हो जाती है। अंतःक्रियात्मक कारक के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वह है पारस्परिक पसंदगी, म्यूचुअल लाइकिंग। पारस्परिक पसंदगी अंतर्वैयक्तिक आकर्षणता का एक दूसरा प्रमुख अंतःक्रियात्मक निर्धारक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? अंतःक्रियात्मक निर्धारक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बर्न ने बताया कि एक तरफा आकर्षण बहुत दिनों तक नहीं चलता है। आकर्षण को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह पारस्परिक हो और एक दूसरे पर आश्रित हो और दोनों में स्नेह हो। जैसे अगर एक तरफा आकर्षण है या एक तरफा प्यार है, ये लंबे समय तक नहीं चलते हैं जब तक दोनों की तरफ से आकर्षण ना हो या दोनों की तरफ से प्यार ना हो या दोनों एक दूसरे को पसंद न करते हो। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ऐसे रिलेशन फिर लंबे समय तक चलते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर चाटुकारिता, इनग्रेटिएशन। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का एक निर्धारक चाटुकारिता भी है। चाटुकारिता आप लोग समझ ही रहे होंगे, एक तरीके से कह सकते हैं चापलूसी। किसी भी समाज में कुछ लोगों को चाटुकार, चापलूस और जी हुजूरी करने वाला माना जाता है। आप सभी के भी आसपास में आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चाटुकार होगा, दूसरों की जी हुजूरी करता होगा और दूसरों को इसलिए तारीफ करता होगा ताकि उसका काम बन सके। सामान्यतः ऐसे लोगों के प्रति लोग निषेधात्मक मत व्यक्त करते हैं, यानी निगेटिव मत व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थिति में इनकी चाटुकारिता आकर्षणता बढ़ाने में सफल हो जाती है। कई बार हमें पता रहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी चापलूसी कर रहा है, हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है, एक तरीके से चाटुकारिता कर रहा है,
लेकिन फिर भी हम ना चाहते हुए भी उसकी बातों में आ जाते हैं और उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि यदि चाटुकारिता के लिए लक्षित व्यक्ति स्वयं निम्न स्तरीय सम्मान वाला है और वह चाटुकारिता के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझता है, यानी चाटुकारिता क्यों की जा रही है उसको व्यक्ति अगर नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए चाटुकारिता आकर्षण उत्पन्न करती है। जैसे अगर कोई आपकी झूठी तारीफ कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो तो आपकी झूठी तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका उस व्यक्ति का आपसे काम है, और आप उसकी बातों में आ जा रहे हैं, आप उसकी प्रशंसा से खुश हो जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक तरीके की बेवकूफ़ी है। इसमें आगे बताया जा रहा है, लेकिन यदि चाटुकारिता के लिए लक्षित व्यक्ति उच्च स्तरीय सम्मान वाला है और चाटुकारिता के पीछे छिपे मंतव्य को वह समझता है, तब वैसी परिस्थिति में चाटुकारिता आकर्षण उत्पन्न करने में सफल नहीं होती है। जैसे अगर आपको पता है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो चाटुकारिता कर रहा है, आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा है, और आप इसको समझ भी रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है, तो फिर जो उसकी प्रशंसा है वह आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाती है, यानी तब आप उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति तारीफ सुनकर आकर्षित हो जाते हैं और फिर सामने वाले की बातों में आकर अपना नुकसान भी कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर सन्निकटता या समीरता, प्रॉक्सिमिटी या प्रोपेंक्यूटी। स्थानिक सन्निकटता अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का एक प्रमुख निर्धारक। जैसे अगर दो स्टूडेंट हैं, वे क्लास में एक ही सीट पर बैठते हैं, या दो कर्मचारी हैं, किसी ऑफिस के कर्मचारी हैं और वो साथ में ही काम करते हैं, तो साथ में बैठने से भी उनके बीच में एक आकर्षण बढ़ जाता है और एक धनात्मक फीलिंग आती है दूसरे के लिए, एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड और उनके बीच जो संबंध है वह और अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से ऐसे निर्धारक हैं जो अंतर्वैयक्तिक आकर्षण को प्रभावित करते हैं।